नमस्कार, मिड सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और आज मिड सेशन में फिर एक बार आपके सामने 5 बड़ी खबरों को लेकर मैं प्रस्तुत हूं। लेकिन इन खबरों के जरिए आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है और जहां किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही जा रही है, उन किसानों पर क्या बीत रही है। ऐसी तमाम खबरें यानी 5 खबरें आपके साथ। चलिए समझते हैं आज की कौन कौन सी 5 खबरें। बगावत के सुर, दान पर दनादन, लॉक होगा शहर, कोरोना डर और कब्र, क्यों भड़के किसान। तो चलिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। और आज की बड़ी खबर वही पॉलिटिकल खबर है, राजनीति से जुड़ी हुई खबर है। 24 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन 22 सीट ऐसी है जो मुश्किलें बढ़ाएंगी भारतीय जनता पार्टी की भी और कांग्रेस की भी, क्योंकि कांग्रेस के वो 22 लोग जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, वो बीजेपी के लोगों के लिए मुश्किल बनने वाले। बगावत के सुर, मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में उपचुनाव होने वाले हैं और असंतुष्टों को लेकर बीजेपी में मंथन किया जा रहा है। शिवराज सरकार में मंत्री रहे दीपक जोशी के साथ कई कद्दावर नेता मुखर हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने विधायकों से चर्चा की है। मंत्री पद के दावेदारी करने वाले विधायक भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। अजय बिश्नोई, रामेश्वर शर्मा, दिनेश राय मुनमुन, दिव्यराज सिंह ने चर्चा की। वहीं प्रदेश नेतृत्व में दीपक जोशी तलब किए गए और दीपक जोशी के तलब करने के बाद ही उनके सुर भी बदल गए। दरअसल जिस तरह से उनके सुर दिखाई दे रहे थे पहले, बाद में अब वो बदले हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मुखालफत की थी, लेकिन क्या कहना है दीपक जोशी का। और ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, वो सीढ़ी चढ़ते भी नजर आए, दौड़ते नजर आए, सीढ़ियों पर भागते नजर आए और ये लग रहा था कि किस तरह बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के भीतर उपचुनाव से ठीक पहले। लेकिन कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और यहां जो थोड़ा तेज चलता है उसको रोक दिया जाता है। क्या कहा दीपक जोशी ने, जरा सुनिए। चलिए, तो बगावत के सुर दिखाई दे रहा है, लेकिन पीसीआर नहीं सुनवा पा रहा है दीपक जोशी को। अगली बार मैं चाहूंगा कि इस तरह की खबरें जब लेकर आए तो जरूर आप दीपक जोशी का बयान भी सुने। पर इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे भी मैं आपकी बात करवाऊंगा। तो देख रहे हैं आप, मध्य प्रदेश की राजनीति में बगावत दिखने लगी है। चुनाव से पहले बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं। लगातार ये कहा जाता रहा है कि किस तरह से 22 सीटों पर जब चुनाव होंगे तो कौन होगा मैदान में। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि जो मैदान में लोग होंगे वो कांग्रेस से आने वाले लोग होंगे, यानी जिन 22 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है वो लोग होंगे। लेकिन उसके साथ ही यह भी कह दिया गया है कि आप उनको मदद करिए, सहयोग करिए, कांग्रेस के लोग ही चुनाव लड़ेंगे, वो अब भारतीय जनता पार्टी के हैं और सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के मोनो यानी कमल के ऊपर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन मैं चाहूंगा पीसीआर से कि यदि दीपक जोशी की बाइट हो तो इसके बाद सुनवाई। चलिए आकाश, क्या कहेंगे, बगावत के सुर दिखाई देने लगे हैं? मनोज जी, बीजेपी में अब बगावत के सुर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ है, बीजेपी नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जो कांग्रेस से जो विधायक, जो पूर्व में विधायक रहे या मंत्री रहे हैं, वो बीजेपी में आए, उनको पार्टी मौका दे सकती है। हालांकि संगठन स्तर पर यह विचार मंथन चला है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नेताओं से ये बात कही गई है और उसके बाद जो विरोध के स्वर हैं वो सीधे तौर पर बीजेपी नेताओं में मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर हम दीपक जोशी की बात करेंगे, जो पूर्व स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश के, पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र हैं, हाटपिपलिया से आते हैं और यहां से जिस तरीके से मनोज चौधरी का नाम चल रहा है कि उनको टिकट दिया जा सकता है और उसके बाद उन्होंने साफ कर दिया था कि वो भी जो है कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। और जिस तरीके से तीखे तेवर उनके देखने को मिले थे, उसके बाद पार्टी हाईकमान ने सीधे तौर पर भोपाल का जो बीजेपी मुख्यालय है यहां पर उनको तलब किया था। संगठन महामंत्री हैं जो सुहास भगत, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई और उसके बाद जरूर उनके थोड़े स्वर जो है नर्म पड़े हैं। हालांकि
जिस तरीके से माना यह जा रहा था कि सरकार जरूर बीजेपी ने मध्य प्रदेश में बना ली है, लेकिन अब चुनौती बीजेपी के लिए लेने वाली है, सत्ता और संगठन के लिए रहने वाली है। और वही चुनौती अब यहाँ पर मनोज जी देखती हुई मिल रही है कि जिस तरीके से विरोध के स्वर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिन क्षेत्रों से जो है कांग्रेस के जो विधायक थे उन्होंने अपनी विधायकी छोड़ी, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो बीजेपी में शामिल हुए और मंत्री पद छोड़ा, तो अब उनको अगर संगठन में तवज्जो नहीं दी जाती, उनको टिकट नहीं दिया जाता है, तो सरकार को अपनी सरकार बचा पाना मुश्किल हो सकता है। और यही कारण है कि अब जो है अपने अंदर ही जो संगठन में पूर्व के नेता हैं, इन क्षेत्रों के जो नेता हैं, उनको जो मान मनोबल के जो तरीका है वो संगठन यहाँ पर अपनाते हुए नजर आ रहा है। मैं आकाश ये देख रहा था, दीपक जोशी बार बार सीढ़ियों पर उतरते चढ़ते नजर आ रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि जो सीढ़ी से उतरा उसको उतार दिया जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन जब तलब किया तो दीपक जोशी दौड़ते नजर आ रहे थे। हालांकि वो विजुअल मैं आपको नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन जो विजुअल दिखाई दे रहा था थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे IND24 पर ही, तो नजर आ रहा था कि वो कैसे दौड़ते हुए गए और जैसे ही अंदर गए सुर बदल गए। तो आप जैसा कह रहे हैं विरोध के स्वर देखने को मिलेंगे, लेकिन कितने दिन स्वर दिखाई देंगे? जी बिल्कुल, यही एक बड़ा सवाल है मनोज जी। विरोध के स्वर तो अभी और देखने को मिलेंगे, क्योंकि चाहे हम सागर की बात करें या जिन जिन क्षेत्रों से कांग्रेस के विधायक जो है अपनी विधायकी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी की सरकार, यही कारण है कि मध्य प्रदेश में चौथी बार बन पाई है। तो अब इसका सामंजस्य बिठाना संगठन के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। और दाते तलो चने चबाने की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसा ही नजारा बीजेपी में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, टिकट अभी फाइनल नहीं हुए, उपचुनाव की तिथियां घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से संगठन ने काफी पहले से ही जो है इसको लेकर कवायद शुरू कर दी है। और संगठन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब की थी, कल बातचीत जब की थी, उस दौरान भी जो है कई विधायकों ने, जो पूर्व विधायक रहे हैं, उन्होंने जो है काफी बेबाकी से संगठन के मुखियाओं के सामने अपनी बात रखी थी। और उसके बाद क्योंकि कार्यकर्ताओं में सीधे तौर पर रोष है, जो स्थानीय कार्यकर्ता लंबे समय से किसी नेता के साथ जुड़ते हुए काम करता हुआ नजर आ रहा है, एक चुनाव अगर वो नेता हार गया और उसके बाद कांग्रेस से कोई विधायक जो अपनी विधायकी छोड़ के बीजेपी में शामिल होता है, तो सीधे तौर पर उसका कैरियर तो चौपट होता ही होता है, लेकिन कार्यकर्ताओं की जो आस रहती है वो भी चौपट हो जाती है। और यही कारण है कि अब यहाँ पर विरोध के स्वर जरूर उभर रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ता ये क्यों भूल जाते हैं आकाश की 15 महीने तक उनकी सरकार नहीं थी और उन कार्यकर्ताओं पर क्या गुजरी थी वो बेहतर तरीके से समझते हैं। किस तरह से मुकदमे दर्ज होते थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर आना छोड़ दिया था, अब सरकार बन गई है तो मुखालफत करेंगे क्या? वो 22 लोगों को भूल जाए, वो लोग जिनके कारण आज सरकार बन गई? तो मुझे लगता है याद रखना पड़ेगा कार्यकर्ताओं को। और इसी बात को भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर BD शर्मा, भगत सभी समझाने में लगे हैं कि भैया याद करो 15-16 महीने जब सरकार नहीं थी। तो हमें लगता है ये समझ भी पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। अगली खबर फिर भोपाल से ही है। MP में बीजेपी के बगावत के सुर के बाद अब अगली खबर फिर दिखाई दे रही है। इस खबर पर भी हम चर्चा करेंगे। दरअसल ये खबर जो आ रही है वो इंदौर से आ रही। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। इन दिनों कोरोना को लेकर वहां लगातार भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स मैदान में उतरे हैं। चाहे फिर कैलाश विजयवर्गीय की बात करें या अन्य नेताओं की बात करें, उनको देखा भी जा रहा है। लेकिन एक बयान पर जब चर्चा हुई कैलाश विजयवर्गीय से तो वो भड़क गए। दान पर धनाधन उन्होंने कर डाला। कोरोना काल में जिस तरह की बातें कही जा रही, दान देने की बात है। दरअसल मध्य प्रदेश में राजनीति उस समय गर्मा गई जब कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण के बयान पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश वर्गीय ने कांग्रेस पर जमकर हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में मस्जिद और चर्च का अकाउंट भी दान के लिए खुले, मंदिर से तो दान हमेशा दिया जाता है। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर भी उन्होंने तंज कसा। क्या कहा कैलाश विजयवर्गीय जी ने, जो हमेशा अपनी बातों के लिए ही जाने जाते हैं, जरा सुनिएगा। मस्जिद, एकाध चर्च, इनके भी कुछ होंगे ना अकाउंट, इनके बारे में कभी क्यों नहीं बोलते? मंदिर के बारे में बोलते और मंदिर वाले सब कर रहे हैं। ये मंदिर का ही टेंट लगा हुआ आप देख रहे हैं, हनुमान मंदिर का। शिरडी वाले साईं बाबा की ओर से हो गया, तिरुपति बालाजी की ओर से हो गया, तो मंदिर तो सब कर ही रहे हैं। जरा सोनिया जी से बोलें कि बहुत सारी चर्च है दुनिया भर के अंदर, वो चर्च की हमेशा पैरवी करती है, एक आध चर्च का ताला भी खुलवाएं। अशोक चौहान से बोलें कि एक आध कोई दरगाह, अजमेर शरीफ की दरगाह है, वहाँ लगभग साल भर के अंदर 250-300 करोड़ रुपए आता है, उनके बारे में भी जुबान खोलें। मंदिर वाले तो सब कर रहे हैं और इसलिए कम से कम इसमें वोट की राजनीति नहीं करें। हम आपको बता दें कि अशोक चव्हाण है, जो कि कांग्रेस के नेता है महाराष्ट्र में, उन्होंने इस तरह का बयान एक दिया था जिसमें सवाल उठाए थे कि जो ट्रस्ट है वो क्यों दान अपना नहीं खोल देते। तो ट्रस्ट जो जितने भी ट्रस्ट है वो मंदिरों से जुड़े हैं। कैलाश जी से जब ये सवाल पूछा तो फिर वो कहां चुप रहने वाले थे, वो तो हमेशा
मुखर होकर इस तरह की बात कहते हैं। और सही भी कहा उन्होंने कि इस वक्त आप मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, जहां भी है, तो जो ट्रस्ट है, जहां भी पैसा आया है, करोड़ों रुपए उसमें जमा है, थोड़ा गरीबों के लिए सोच लीजिए, क्योंकि असली पूजा तो गरीब की पूजा ही है। समझते हैं, मेरे साथ इस समय इंदौर से संवाददाता जुड़ रही हैं, हिमांशा जुड़ रही हैं, मैं उनसे बात कर लेते हैं। हिमांशा, क्या कहेंगे, किस तरह का ये बयान है और इसके बाद किस तरह की राजनीति देखी जा रही? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी के बारे में कहा जाता है कि वो जब भी बोलते हैं खुलकर बोलते हैं। एक तो वैसे ही इंदौर में कोरोना का कहर लगातार दिखाई दे रहा है, कुछ चीजें सुधार भी हुई है, लेकिन जब कैलाश जी ने ये कहा तो उसके बाद खासकर इंदौर में राजनीतिक मायने क्या निकाले जा रहे हैं इसके? बिल्कुल, देखिए मनोज जी, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के जो महासचिव है, हमेशा जो है विवादित बयानों में घिरे रहते हैं। बयान जो है उनके हमेशा विवादों में रहते हैं और इस वक्त पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में जो है कोरोना महामारी का संकट गहराया हुआ है। और मध्य प्रदेश के इंदौर की बात करें तो यहाँ के हालात अभी काफी नाजुक है, लेकिन इसी के बीच जो है फिर एक बार कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान सामने आता है, अशोक चव्हाण जो है उनके जो ट्वीट पर उन्होंने बयान दिया है, जिस तरीके से आज जो है कैलाश विजयवर्गीय सड़क पर उतरे थे मजदूरों के लिए जो पलायन कर रहे हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, एक जिले से दूसरे जिले तक, उनके लिए खाने पीने की सामग्री से लेकर उनको जो भी जरूरी सामग्री है, और इसके साथ ही जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो निर्देश दिए हैं कि हर कार्यकर्ता और जो कलेक्टर हैं जिले के, उन्हें भी निर्देश दिए गए हैं कि इन्हें एक जिले से दूसरे जिले तक पहुंचाया जाए, इसके लिए ट्रक हो या बस हो उनकी सुविधा चलाई जाए, इसको लेकर भी आज उन्होंने कहा है। और इसके साथ ही राष्ट्रीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी निर्देश दिए कि बीजेपी का हर कार्यकर्ता जो है आने वाले आज उन्होंने एक बात और कही है हिमांशा, मैं सुन रहा था उनको, जैसा आपने लगातार आप कवर कर रही थी उनको और मैं सुन रहा था, ये भी उन्होंने कहा है कि इंदौर की पहचान हमेशा अच्छे कामों के लिए हुई है। उन्होंने फिर एक बार जो बाखल क्षेत्र है जहां पर घटनाक्रम हुआ था उसका भी जिक्र कहा और कहा कि इंदौर को गलत तरीके से ना लिया जाए। इसका क्या आशय था? बिल्कुल, जिस तरीके से इंदौर हर चीज में नंबर 1 आ रहा है, स्वच्छता की बात करें या किसी और अन्य कार्य की बात करें, इंदौर जो है एक आदत से इंदौर के लोगों ने बना ली है। और इसी तरीके से अब जो कोरोना महामारी है उसमें भी इंदौर के लोग हैं या इंदौर का कलेक्टर की बात करें, हर वर्ग की बात करें तो लोगों की मदद कर रहे हैं। जहां कोई मिलता है जगह जगह पर जो है लोगों को खाने पीने की सामग्री और जरूरी सामान दिया जा रहा है। इसी को लेकर जो है आज कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो मजदूर वहां से पलायन करते हुए अपने क्षेत्रों में, राज्यों में जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, और उनका कहना है कि वहां महाराष्ट्र की जो सरकार है वो किसी तरीके से उनकी मदद नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही वो मध्य प्रदेश के अंदर शामिल होते हैं तो वहां उन्हें जगह जगह खाने पीने की और राहत की सामग्री। चलिए हिमांशा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ सकता हूं आपकी बात को और आप लगातार कवर कर रही हैं, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। लेकिन ऐसे दौर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मंदिर की बातें होने लगती है। खैर ठीक है, यही राजनीति। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर, कोरोना को लगातार बढ़ते मरीजों को देखते हुए राजधानी रायपुर में आगामी 2 दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन किया गया है। आज देर रात से 2 दिनों के लिए यह लॉकडाउन नजर आएगा। रायपुर के जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा है कि जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी करें और आगे कैसे इनको लॉकडाउन को ठीक ढंग से हम रख सके, लोग उसमें सहयोग करें, ताकि दोनों यानी किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि जिले भर में नहीं जाएगी, नहीं चल पाएगी, ऐसा कलेक्टर का कहना है। रायपुर की राजधानी में अब 2 दिनों तक लॉकडाउन रहेगा, यानी लॉक में शहर। क्या है शहर, कौन सा शहर, समझते हैं। इस समय मेरे साथ वहां के संवाददाता जोड़ रहे हैं। हिमांशु, क्या कहेंगे, किस तरह का ये लॉकडाउन रहेगा और इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि बड़ी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी? हाँ जी बिल्कुल मनोज जी, बताना चाहूंगा कि राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ में फिलहाल कोरोना के जो संक्रमितों की जो संख्या है एकदम नियंत्रित बताया जा रहा है, लेकिन इसके बाद कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ में जो प्रवासी जो मजदूर है बाहर से, वो आने की सिलसिला लगातार चल रहा है। उसको लेकर जो सूबे के गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुझाव दिया था कि मई माह भर हर शनिवार और रविवार 2 दिन का पूर्ण लॉकडाउन रखा जाए, ताकि जो कोरोना संक्रमण है उसे 24 घंटे में फैलने में या नियंत्रित करने में काफी होगा। इस प्रकार से गृह मंत्री के सुझाव के बाद मुख्यमंत्री ने
सहमति जताते हुए तमाम जो प्रदेश के सभी कलेक्टरों को, जिले के सभी कलेक्टरों को जी। यह आदेश दिया कि हर शनिवार रविवार को पूरे प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन रखा जाए, ताकि जो कोरोना का जो संक्रमण है फैल ना पाए और जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बरकरार रहे। इस प्रकार से आदेश जारी करने के बाद यह शनिवार जो है दूसरी शनिवार है, और शनिवार रविवार आज शाम से ये प्रभावशील हो जाएगा। इस प्रकार से पुलिस प्रशासन भी इसमें सजग रहेगी और जो लापरवाही बरतेंगे, नियमों की उल्लंघना करेंगे, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। जी चलिए, धन्यवाद आपका। निश्चित रूप से आपने कहा कि लॉकडाउन रहेगा और 2 दिन तक। अब सरकार को समझ आ रहा है कि लॉकडाउन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि लॉकडाउन नहीं रखा तो जो मजदूर, मेरे ख्याल से सरकार बता नहीं पाई होगी, लेकिन अब जो बाहर से लोग लौट रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके कारण रायपुर फिर दिक्कत में आ जाए। हालांकि वहां पहले से राहत की खबर है। अगली खबर हम चलते हैं और ये थोड़ी सी चौंकाने वाली खबर है, और ये बता रहे हैं कि भोपाल में किस तरह से कोरोना का कोहराम दिखाई दे रहा है। कोरोना डर और कब्र। राजधानी भोपाल के जहांगीराबाद क्षेत्र में 230 कोरोना मरीज मिलने से प्रदेश के सबसे बड़े कोरोना हॉटस्पॉट बनते ही अब जहांगीराबाद क्षेत्र के झदा कब्रिस्तान में अभी से एडवांस कब्रों को खोद कर रखे जाने लगा है, क्योंकि अगर कभी मुस्लिम धर्मावलंबी किसी व्यक्ति की कोरोना के चलते मौत होती है तो उसे जल्द से जल्द सुपुर्द खाक किया जा सके। झदा कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष रेहान गोल्डन ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण अगर किसी की मृत्यु होती है तो ऐसे व्यक्ति को ज्यादा देर तक नहीं रखा जा सकता। साथ ही लोगों से अपील की है कि लोग घबराए नहीं, शासन प्रशासन को सहयोग करें। झदा कब्रिस्तान का जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ आकाश सैन ने। समझते हैं, आप समझ पाएंगे कि आखिर ये खबर क्या है। देखते हैं। राजधानी भोपाल का जहांगीराबाद इलाका लगातार कोरोना पॉजिटिव का हॉटस्पॉट बना हुआ है। लगातार यहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। वहीं अगर हम इसके दूसरी तरफ बात करें तो एक पहलू ये भी है कि जब जो है किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको दफनाने के लिए पहले से अब जो कब्रिस्तान कमेटियां हैं उन्होंने व्यवस्था की है, और इसकी पहल भोपाल का जो झदा कब्रिस्तान है जो जहांगीराबाद इलाके में ही आता है, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो कब्रिस्तान कमेटी है उसने जो है पहले से जो है 12 कब्रें जो है एडवांस में यहाँ पर खुदवा के रखी है। और सुरक्षा के लिहाज से जो है कमेटी ने ये फैसला लिया है, क्योंकि रमजान का पवित्र माह भी चल रहा है और ऐसे में मजदूर भी कब्र खोदने वाले नहीं मिलेंगे, और कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव मरीज की जब जो है बॉडी आएगी तो यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी को परेशानी ना हो, संक्रमण फैलने की आशंका ना हो, इसको लेकर ये व्यवस्था की गई है। कब्रिस्तान कमेटी है उसके अध्यक्ष हमारे साथ हैं रेहान गोल्डन जी। सर, क्या व्यवस्था की है यहाँ पर? हमारे पास जो बॉडी आती है पूरे शहर की बॉडी आती है हमेदिया हॉस्पिटल चराइयों की, जो कोरोना की है। हमारे पास बॉडी आती है कोरोना के नाम से। ये हम उसको तय नहीं कर सकते ये नेगेटिव है पॉजिटिव, क्योंकि हमेदिया से हमारे पास आई है, उसकी जांच हुई है किस तरह से नेगेटिव आई है पॉजिटिव आई। उसको देखते हुए हमारे पास 4-4, 6-6 बॉडियाँ आई तो 20-20, 25-25 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब उसको हो जाते हैं 100-150 लोग, और कब्रिस्तान में भीड़ मच जाती है। मुसलमान तो वैसे ही बदनाम है। सभी समाज के लोगों ने हमसे बात करी, हमने ये इंतज़ाम किया तो सारे लोगों ने कहा ये बहुत अच्छा काम है। कोरोना की जो बॉडी आती है शरीयत की तौर के ऊपर उसको नमाज पढ़ाई जाती है, नमाज पढ़ा के उसको तुरंत में दफना दिया जाता है। तो यहाँ पर ना भीड़ इकट्ठा हो पाती ना कुछ हो पाती, इसके लिए इंतज़ाम किए। फिर भी अभी भी कई लोग ऐसे हैं, क्योंकि आप लोग तो लगातार समझदारी का परिचय दे रहे हैं, पूरा कोरोना संक्रमण को चेन ब्रेक करने का काम कर रहे हैं। अभी भी जहांगीराबाद में कई लोग ऐसे हैं जो है टेस्ट कराने के लिए आगे नहीं आ रहे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप तो नेक काम कर रहे हैं। नहीं, मेरा सभी लोगों से दरख्वास्त है, निवेदन है, कोरोना का टेस्ट तो होना चाहिए। बीमारी आसमानी बीमारी है, उसके अंदर टेस्ट करवाने में कोई परेशानी की बात नहीं है। टेस्ट करवा लेंगे, अपने परिवार की सुरक्षा रहेगी, अपने महल्ले की सुरक्षा रहेगी, आस पड़ोस के लोगों की सुरक्षा होना चाहिए। मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कोरोना का टेस्ट तो करवाना चाहिए, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। मैं यहाँ पर 40 बॉडियाँ 38 बॉडियाँ दफन करवा चुका हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरा इतना वीर पावर मजबूत है, मुझे कोरोना या किसी चीज़ का डर नहीं है। उस 4 मरतबा जाँच करवा चुका, उसके 4 मरतबा मेरे पक्ष में आई बॉडी। कोरोना इंसान की दिमाग की बीमारी बन गई है, उसके अंदर उसने दिमाग में बिठा लिया सब कोरोना ऐसी बीमारी है, मर जाते हैं आदमी। मौत तो अल्लाह के हाथ के अंदर है, ठोकर लगेगी जब भी आएगी, इंजेक्शन लगेगा जब भी आएगी,
बैठे बैठे मर जाता है, नमाज पढ़ते हुए तर जाता है, कोई मंदिर जाता है उसमें मर जाता है। तो मौत का तो एक बहाना है, टेस्ट करवाना वो ज़रूरी है। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए ऊपर वाले ने कहा है अपना इंतजाम जान माल की हिफाजत करना चाहिए। मेरे सभी लोगों से निवेदन है, टेस्ट तो करवाना चाहिए। रेहान गोल्डन जी हैं जो कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष हैं, जो साफ तौर पर लोगों से अपील भी कर रहे हैं और इस बात की प्रार्थना भी कर रहे हैं ईश्वर से कि किसी को इस कब्र की जरूरत ना पड़े, लेकिन एहतियातन जो है यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था की गई है और उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोरोना से डरे नहीं, टेस्ट कराए और अगर जरूरत पड़ती है तो ईश्वर भी कहता है कि उसका अब जो है अपने जान माल का ध्यान रखें। और हमारी भी अपील है कि कोरोना से डरे नहीं, जान माल की अपनी सुरक्षा करें, कोरोना का टेस्ट कराएं, आगे आए और जो है अपने को सुरक्षित रखें और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें। चलिए ऐसा कैमरा पर्सन नगेन के साथ आकाश सेन, IND24 भोपाल। ये बड़ी खबर थी, मतलब कैसा कैसा डर कोरोना को लेकर लोगों के मन में होने लगा। डरिए मत, सामना करिए, लेकिन सामना करने का मतलब ये नहीं है कि आप जांच ना कराएं, आप सोशल डिस्टेंस का पालन ना करें। अब खुद गोल्डन साहब ये कह रहे थे कि मैं खुद 4 बार टेस्ट करा चुका हूं, तो टेस्ट कराने में दिक्कत क्या है? टेस्ट कराइए, कुछ नहीं होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, और होगा तो आप इलाज से ठीक हो जाएंगे। कोरोना कोई ऐसी महामारी नहीं है जो आपकी जान ले लेगी, लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से कब्रों की तैयारी की जा रही है, आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर किसानों को लेकर है और ये खबर आ रही है शिवपुरी और हट पिपलिया से। क्यों भड़के किसान? कोरोना के बीच फसल बेचने किसान मंडी पहुंच रहे हैं, जहां फसल के कम दाम मिलने पर लगातार किसान उग्र होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई स्थानों से क्रोधित किसानों के हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही है। ऐसी है 2 तस्वीर पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। पहली तस्वीर देवास के हाट पिपलिया की, जो दूसरी तस्वीर शिवपुरी के करेरा की है, जहां किसान के गुस्से का लावा फूट पड़ा और बिंडो करेरा में इस तरह का जो देख रहे हैं आप, वहां पे पूरा हंगामा बरप गया और लगातार किसान कहते रहे। आप देखिएगा, एक बार तस्वीरें आप देख लीजिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक हाट पिपलिया है जहां ऊंट के ऊपर प्याज रखी हुई है। ऊंट के मुंह में जीरे की कहावत सुनी होगी, लेकिन ऊंट की पीठ पर प्याज रखी हुई यहाँ, और ये प्याज को कोई खरीदने वाला नहीं है, किसान परेशान है। और दूसरी तरफ करेरा की तस्वीरें हैं, यहाँ भड़क गए किसान। और करेरा से जुड़ रहे हैं इस वक्त कौशल, हमारे संवाददाता, उनसे भी समझ लेते हैं। कौशल, ये किस तरह का नाराजगी किसानों में देखी जा रही? लगातार ऐसी खबरें अब आना शुरू हो गई है जगह जगह से कि किसान भड़कने लगे हैं, कहीं उनका अनाज समय पर। हालांकि सरकार का दावा है कि हर जगह व्यवस्थाएं की गई, पर प्याज हमेशा परेशान करती है। और ये जो किसान आपके शिवपुरी के दिखाई दे रहे हैं, ये किस कारण भड़क गए? मामला टीला उपार्जन केंद्र का है। यह बात केवल एक उपार्जन केंद्र की नहीं है, आमतौर पर सभी उपार्जन केंद्रों पर किसानों की यह समस्या है। किसानों का गेहूं देर से तोला जाता है। दूसरा, सैंपलिंग के नाम पर अनाप शनाप उनका गेहूं लिया जाता है। दूसरा, तुलाई में भी गेहूं ज्यादा लिया जाता है। तुलाई की भी दिक्कत आ रही है किसानों को, सैंपल में भी दिक्कत है। किसान इससे परेशान है। तरह तरह के आरोप किसान लगाते हैं। इसकी शिकायत भी अधिकारियों से की जाती है, लेकिन अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करते। इस दौरान कोरोना का भी संकट है, किसान परेशान है। किसानों के साथ हमवाली और तुलावाटियों द्वारा लात घूंसों से पिटाई की जाती है। जी चलिए कौशल, समझ सकते हैं परेशानियां, और सरकार ये दावा करती है, मुख्यमंत्री जी खुद बड़े संवेदनशील मुख्यमंत्री है, लगातार ये कह रहे हैं कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरकार की तरफ से इंतजाम भी किए जा रहे हैं, पर क्या कहें, सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो मानते कहाँ। वो तो जहां भी मौका मिल जाए, कोरोना का कहर भी होगा तो उसमें एक रास्ता निकाल लेंगे। इस तरह से यदि आपकी जल्दी में खरीदी की जाना है तो उसमें भी गेहूं खराब बता देंगे। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें किसानों के सामने, और इसीलिए लगातार किसानों की परेशानियां सामने आती रहती है। तो आज मिड सेशन में आपने देखा किस तरह की खबरें हैं। हर खबर पर कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलता है, और कुछ नया देखना है मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की खबरों का, तो मिड सेशन आप याद रखिए, अभी 5:30 बजे पुनः ये खबर आपको दिखाई देगी। बने रही IND24।